हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस आंसर अप्रोच का 23 सेशन, जिसमें हम यूपीएससी के जीएस के चारों पेपर को आंसर राइटिंग के द्वारा कवर करने का प्रयास करते हैं। हमारे इस प्रयास का बेहतर तरीके से लाभ उठाने के लिए इन क्वेश्चंस को अपने स्तर पर लिखकर कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हैं, जिसका हम आपको इवैल्यूएशन प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। इस सेशन में हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन रहेंगे जीएस पेपर 1 के, जिसमें से एक क्वेश्चन रहेगा कला एवं संस्कृति खंड से और एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास खंड से। इसके अलावा जीएस पेपर 3 के 2 क्वेश्चन हम भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन नंबर 89 है। प्रीवियस 88 क्वेश्चन हम प्रीवियस 22 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका जीएस पेपर 1 के आधुनिक भारतीय इतिहास खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रति कांग्रेस के रवैये का वर्णन करते हुए क्रिप्स मिशन की विफलता और उसके परिणामों की चर्चा कीजिए। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको जो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में जो स्टार्ट हुआ उसके प्रति कांग्रेस का क्या रवैया था, इसके अलावा इसके बाद जब 1942 में क्रिप्स मिशन आया उसकी विफलता और उसके परिणामों की आपको इसके अंतर्गत चर्चा करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन की, तो ये जो युद्ध स्टार्ट हुआ 3 सितंबर 1939 में ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और ब्रिटिश सरकार ने इसमें भारतीय नेता जो तात्कालिक जो भारतीय नेता थे उनसे परामर्श किए बिना इसके संदर्भ में भारत के समर्थन की घोषणा ब्रिटिश की तरफ से उन्होंने इसके अंतर्गत कर दी। अगर हम बात करें इसमें जो गांधी जी का मत था, गांधी जी का कहना था कि जो नाजी एवं फांसीवाद जो विचारधाराओं का जो विरोध करने के लिए उन्हें ब्रिटिश के प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। इसके अलावा नेहरू का जो इसके अंतर्गत मत था वह यह था कि भारत तब तक लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लिए लड़े जा रहे इस युद्ध का पक्षधर नहीं हो सकता जब तक कि स्वयं को स्वतंत्र ना किया जाए। तो इस तरीके से हम इसमें गांधी और जो नेहरू की जो इसके अंतर्गत संदर्भ में जो रवैया था उससे हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में क्या रवैया था, अगर हम उसकी बात करें तो कांग्रेस ने सशर्त रूप से युद्ध के प्रयासों का समर्थन करने का निर्णय लिया। इन्होंने एक बैठक बुलाई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की वर्धा के अंतर्गत और एक प्रस्ताव को अंगीकृत किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि जो फांसीवादी जो आक्रमण किया जा रहा था जापान और आपका जर्मनी के द्वारा, तो इसकी उन्होंने निंदा की। साथ ही साथ ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने और युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने के लिए उन्होंने एक स्पष्ट मांग ब्रिटिश के समक्ष रखी। इसके अलावा युद्ध के उपरांत भारत में लोकतंत्र किस प्रकार से लागू होगा इस संबंध में ब्रिटिश के द्वारा दिशा निर्देश दिए जाने के इसके अंतर्गत उन्होंने स्पष्ट मांग रखी। इसके अलावा युद्ध का जो समर्थन तब किया जाएगा जब युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र करने की वचनबद्धता अगर ब्रिटिश सरकार देती है, तब युद्ध का समर्थन भारतीयों के द्वारा भारत के द्वारा किया जाएगा इस युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से। तो इस तरीके से सशर्त रूप से इसके अंतर्गत कांग्रेस ने अपना उसको युद्ध में समर्थन देने की बात की। अगर हम बात करें इसके अंतर्गत जो कांग्रेस के मंत्रियों ने जो 28 माह की इसके अंतर्गत जो सरकार चली थी, वह उससे 28 माह की सरकार के अंतर्गत उन्होंने कांग्रेस के मंत्रियों ने सभी ने इस्तीफा दे दिया और जो कांग्रेस के जो उपयुक्त प्रस्ताव को अस्वीकार करने पे जो प्रस्ताव जो पीछे रखा था उसको ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसको अस्वीकार कर दिया गया। तो उसके बाद जो कांग्रेस के सभी मंत्रियों ने इसके अंतर्गत इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा उन्होंने जो कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। 1940 के जो अगस्त प्रस्ताव आया था जिसमें डोमिनियन स्टेटस की पेशकश की गई थी, तो रामगढ़ अधिवेशन बुलाया गया 1940 में, जिसके जो अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। उसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि पूर्ण स्वतंत्रता से कम अब कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। इसके अलावा गांधी जी के द्वारा एक व्यक्तिगत सत्याग्रह को भी स्टार्ट किया गया, जिसके अंतर्गत गांधी जी व्यक्तिगत आधार पर सीमित सत्याग्रह करेंगे और इसमें हर इलाके से कुछ प्रतिनिधि चुने जाएंगे, उनके द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यक्तिगत सत्याग्रह की, तो इसके उद्देश्य क्या थे कि ये प्रदर्शन की राष्ट्रवादियों का जो धैर्य है उसको उनकी दुर्बलता ना समझे, वह उनकी एक तरीके से वह उनका धैर्य का प्रदर्शन है। इसके अलावा ये दिखाना कि भारत के लोग जो युद्ध चल रहा है वह युद्ध के पक्षधर नहीं है। इसके अलावा जो कांग्रेस की मांगों को शांतिपूर्वक पूरा करवाने के लिए सरकार को एक और मौका देने का ये प्रयास था व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो फर्स्ट जो सत्याग्रही थे वे विनोबा भावे जी थे और जिसमें जो सेकंड जो सत्याग्रही थे वे जवाहरलाल नेहरू थे।
इसके बाद जब अगस्त प्रस्ताव भेजा गया तो उसको जो कांग्रेस के द्वारा उसको मनाही कर दिया गया और उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य रखा। तो इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन को इसके अंतर्गत भेजा गया, क्योंकि इस समय जो स्थितियां बन रही थी वे दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की पराजय लगातार हो रही थी और इससे ये हो रहा था कि आगे चलकर भारत पर जापानी आक्रमण वास्तविक हो सकता है। अतः भारत का समर्थन इस संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण हो जाता। तो इसके कारण से मार्च 1942 में स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन को भारत में भेजा गया। इसके अंतर्गत कुछ मुख्य प्रावधान किए गए कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा भारत को, और इसके अंतर्गत एक राष्ट्रमंडल से जो भारत संघ तैयार होगा उसको राष्ट्रमंडल से जो कॉमनवेल्थ है उससे पृथक होने का अधिकार होगा। इसके अलावा युद्ध के पश्चात एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और इसके अंतर्गत जो रियासतों के जो प्रतिनिधि हैं उनको नॉमिनेट किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई प्रांत सहमत नहीं होता है उस संविधान से तो वह अलग से ब्रिटेन से समझौता कर सकता है। और इसके अलावा इस दौरान जो भारत की सुरक्षा का जो दायित्व रहेगा वह ब्रिटेन के पास रहेगा, अर्थात इसके अंतर्गत जो गवर्नर जनरल के जो अधिकार थे उनको बरकरार रखा गया। क्योंकि ये जो क्रिप्स मिशन था वह उसी तरीके से विफल हुआ जिस तरीके से अगस्त प्रस्ताव हुआ, क्योंकि इसमें भी डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी और कांग्रेस तय कर चुकी थी अब पूर्ण स्वतंत्रता से कम अब कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसकी विफलता के कारण क्या रहे? अगर कांग्रेस की आपत्ति की तरफ से बात करें तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, जो कि इसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग दी जा रही थी, तो वह इसके अंतर्गत अब कांग्रेस के द्वारा कह दिया गया कि पूर्ण स्वतंत्रता से कुछ भी कम नहीं मांगेंगे। इसके अलावा अगर बात करें जो रियासतों का जो प्रतिनिधित्व था वह नाम निर्दिष्टित, यानी कि उसको नॉमिनेशन द्वारा किया जाना था, ना कि वहां के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा। तो ये एक आपत्ति का विषय था। इसके अलावा इसमें प्रांतों को जो अधिकार दे दिया गया था कि वे ब्रिटिश के साथ अलग से समझौता कर सकते हैं अगर वे उस संविधान को नहीं मानना चाहते। तो इसमें प्रांतों को पृथक रहने का जो अधिकार दे दिया गया था उससे कांग्रेस को आपत्ति थी। इसके अलावा सत्ता के तत्काल हस्तांतरण की कोई बात इसके अंतर्गत नहीं की गई थी और गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता इसके अंतर्गत बनाई रखी गई थी। इसके संबंध में कांग्रेस को इसके अंतर्गत आपत्ति थी, जिसके कारण से क्रिप्स मिशन की विफलता हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें मुस्लिम लीग को भी इससे आपत्ति थी कि जो एकल जो भारतीय संघ का विचार आया था जिसको कॉमनवेल्थ से अलग होने का भी अधिकार था, तो वह उससे संतुष्ट नहीं थे। इसके अलावा जो संविधान सभा के निर्माण का जो ढांचा प्रस्तुत किया गया था वह मुस्लिम लीग को पसंद नहीं आया, तो इन्होंने भी क्रिप्स मिशन की विफलता में अपना योगदान दिया। इसके बाद अगर हम बात करें क्रिप्स मिशन की विफलता के परिणाम क्या रहे, अगर हम बात करें तो ब्रिटिश सरकार का जो एक अड़ियल रवैया था कि आगे भी वे किसी भी तरीके की रियायत भारत को नहीं देना चाहते, तो एक जो उनका अड़ियल रवैया था वह पूरे देश के सामने उजागर हुआ और जो राजनीतिक दलों ने यह संदेश दिया कि अब पूर्ण स्वतंत्रता से अब हम कुछ और कम स्वीकार नहीं करेंगे। इसकी विफलता ने एक जो विभाजन करने वाली लोगों का, जैसे मुस्लिम लीग का जो कि विभाजन के पक्षधर थे, उनके लोगों के बीच में एक उत्साह बढ़ा दिया, क्योंकि इसमें प्रांतों को अलग से उन्होंने ब्रिटेन के साथ समझौता करने की बात की गई थी। तो इससे उनका उत्साह और ज़्यादा बढ़ गया मुस्लिम लीग जैसे जो कि विभाजन करना चाहते थे। इसके अलावा गांधी जी ने एक तीसरा बड़ा आंदोलन का आगाज कर दिया जो कि हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। 1942 में ग्वालियर जो टैंक था उससे इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन ने ब्रिटिश को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि ये आंदोलन उन पर एक बड़ा आघात था, क्योंकि इससे अब ये तय हो गया, ब्रिटिश को ये संदेश मिल गया कि अब वह भारत की स्वतंत्रता में विलंब तो कर सकते हैं लेकिन अब इससे इनकार वह नहीं कर सकते, उनको अब भारत छोड़ना पड़ेगा, अभी नहीं तो आगे चलकर। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 1 के आधुनिक भारतीय इतिहास खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जीएस पेपर 1 के कला एवं संस्कृति खंड से, जिसमें आपसे पूछा गया है कि एक आधुनिक और शहरी सभ्यता का अस्तित्व प्राचीन जो हड़प्पा सभ्यता थी, स्थापत्य जो कला थी, उसमें परिलक्षित होता है। इसको आपको उदाहरण सहित इस पर चर्चा करनी है। तो आज जो हम आधुनिक जो शहरी सभ्यता देखते हैं वह हमें आपकी प्राचीन हड़प्पा स्थापत्य कला में भी देखने को मिलता है, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत हम बताएंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो शहरों में भारतीय स्थापत्य कला के सबसे प्राचीन एवं उल्लेखनीय प्रमाण देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अन्य स्थल हैं उनकी खुदाई से नगर नियोजन और इंजीनियरिंग कौशल के साथ एक आधुनिक शहरी सभ्यता के प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो इससे हम इस क्वेश्चन की स्टार्ट कर सकते हैं।
अगर हम बात करें जो हड़प्पा जो वास्तुकला थी और जो आधुनिक शहरी और सभ्यता है उसके प्रतीक हमें हड़प्पा वास्तुकला में किस तरीके से दिखते हैं, अगर हम इस पर विचार करें तो हड़प्पा के लोगों ने मुख्यतः 3 प्रकार के भवन बना रखे थे जो कि उनके एक इंजीनियरिंग कौशल को बताते हैं, जिसमें एक था आपका आवास गृह, दूसरा था खंबे युक्त सभागृह और तीसरा था सार्वजनिक स्नानागार। इसके अलावा एक बेहतर नगर नियोजन के प्रमाण भी हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलते हैं। एक शहरों का निर्माण एक स्पष्ट एक जालनुमा एक अभिविन्यास के तहत किया गया था, जिसमें बेहतर तरीके से गलियों का निर्माण किया गया था। जो दरवाजे थे वे गलियों की तरफ खुलते थे। इसके अलावा इस तरीके से एक बेहतर तरीके से यहाँ पर एक अभिविन्यास तैयार किया गया था और जो सड़कें थी वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और अच्छी तरीके से उनको व्यवस्थित किया गया था। जो सभी स्थल थे वे 4 दीवारियों से वाले जो शहर बने हुए थे जो लोगों को सुरक्षा प्रदान करते थे। साथ ही इन शहरों में किलेबंदी के प्रमाण भी मिलते हैं। अगर हम बात करें जो कुछ स्थलों पर नगर दुर्ग या एक्रोपोलिस का निर्माण प्रमाण देखने को मिलता है। जो इसके अंतर्गत जो शहर थे वे 2 भागों में बटे हुए थे, एक ऊपरी शहर और एक आपका निचला शहर। तो जो ऊपरी जो शहर था वो वहां पर नगर और दुर्ग का निर्माण देखने को मिलता है, जिसको हम एक्रोपोलिस के प्रमाण देखने को मिलते हैं, जिसमें संभवतः आपके जो शासक वर्ग उस समय रहे होंगे तो वह उसके अंतर्गत रहते होंगे। इसके अलावा इन्हें ऊपरी शहर के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा जो सामान्य लोगों के लिए एक निचले शहर का निर्माण किया गया था जो कि साधारण ईंटों से बने हुए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें जो खंबे युक्त सभागृह और बरामदों के साथ बड़े आकार वाली इमारतों के प्रमाण भी यहाँ हमें देखने को मिल जाते हैं। संभवतः ये सार्वजनिक भवन रहे होंगे या प्रशासनिक और जो व्यावसायिक जो केंद्र होते हैं जो खंबे युक्त सभागार हैं उसके लिए ये यूज किए जाते रहते होंगे। इसके अलावा एक कमरे वाले छोटे घरों का भी प्रमाण मिलता है। तो इससे लगता है कि ये जो एक कमरे वाले जो छोटे घर थे वहां पर उस समय की जो लेबर क्लास है वो यहाँ पर रहती होगी। अगर हम बात करें इसके द्वारा जो भवन मानक और जो सामग्री की जो कि इनके एक इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण बताता है, जो कि मानकीकृत इसके अंतर्गत पकी हुई ईंटों का उपयोग कर घरों की सामग्री के रूप में इसमें तैयार की जाती थी, जिसमें आपके जो अधिक मजबूती के लिए इसमें क्या किया जाता था कि अच्छी तरीके से पकी हुई ईंटों को लिया जाता था और उस पर मोटी परतों की एक जिप्सम के गारे को आपस में जोड़ने के लिए, इन ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए मोटी परत के जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो का, ये इस तरीके का इंजीनियरिंग कौशल था कि अगर हम बात करें तो जो मोहनजोदड़ो के जो विशाल स्नानागार है जो मोहनजोदड़ो में मिला है वह आज भी अगर हम देखें तो उसमें किसी भी तरीके का कोई लीकेज देखने को नहीं मिलता और ये आज भी उपयोग करने योग्य है। साथ ही अगर हम बात करें जो आवासीय मकानों की संरचना के बारे में तो इसमें सीढ़ियों के साक्ष्य मिलते हैं। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि घर प्राय 2 मंजिला हुआ करते होंगे। जो घरों में धूल को प्रवेश से रोकने के लिए क्या किया जाता था कि घरों के दरवाजे बगल की गलियों में खुलते थे, जिससे कि सामान्य जो सामने जो रोड है उस पर ना खुलते हुए वहां की जो आवाजाही के कारण जो धूल का जो प्रभाव रहता है तो उसको रोकने के लिए उन्होंने जो दरवाजे होते थे वे बगल की गलियों में खुलते थे। इसके अलावा जो अधिकांश जो घरों में जो निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और वे एक केंद्रीकृत प्रणाली से जुड़े हुए होते थे, जिसे हम आज की जो वाटर पाइपलाइंस होती हैं उसके रूप में और जो हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसके रूप में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था थी, जो शहरों के जो आपके आवासीय भागों में एक सुनिश्चित जल निकासी की व्यवस्था थी। साथ ही जो घरों की जो छोटी नालियां होती थी वह मुख्य सड़क वाले बड़े नालों में उनको जोड़ा गया था और इन नालियों को ढका गया था, जिनमें सफाई के उद्देश्य से एक हटाने योग्य इसके अंतर्गत ढक्कन लगाए जाते थे। तो इस तरीके से जो आधुनिक जो शहरी सभ्यता के अंतर्गत हमें जो व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं जिसके अंतर्गत हम स्मार्ट सिटी तैयार कर रहे हैं, इसी तरीके के और प्लान जो इस सिटीज को हम बेहतर बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, इस तरीके के जो प्रमाण हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलते हैं जो कि काफी व्यवस्थित शहरी सभ्यता थी। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 1 के कला एवं संस्कृति खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 3 के भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से है, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि लैंड पूलिंग क्या है और इसके लाभों और इससे संबंधित क्या चुनौतियां हैं उसके बारे में वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको इसमें बताना है लैंड पूलिंग क्या है, उससे क्या लाभ हैं और उससे संबंधित क्या चुनौतियां हैं उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लैंड पूलिंग क्या होती है उसके बारे में हम बताएंगे। अगर हम बात करें लैंड पूलिंग, ये एक भूमि अधिग्रहण नीति है जिसमें किसी एकल एजेंसी, इसमें कोई सरकार नहीं या कोई एकल एजेंसी भी हो सकती है,
एकल एजेंसी या सरकारी विभाग के द्वारा जो छोटे छोटे भूमिखंडों को एक बड़े भूमिखंड में इसमें समेकित कर लिया जाता है। इसके अंतर्गत इसके जो जो बड़े भूमिखंड तैयार किए जाते हैं उसके अंतर्गत अवसंरचना का विकास किया जाता है। इसमें विकास की लागत के कुछ हिस्से के रूप में कटौती के बाद जो भी बचता है पुनर्विकसित जो भूमि का एक बड़ा हिस्सा जो होता है उसके मूल भूस्वामी को लौटा दिया जाता है। इस तरीके की जो व्यवस्था है वह दिल्ली एवं आंध्र प्रदेश में चल रही है। तो इसके अंतर्गत होता क्या है, जैसे कई लोगों के पास किसी एरिया में छोटे छोटे भूखंड हैं और इन भूखंडों पे अलग अलग लोगों का अधिकार है, तो सरकार या किसी एजेंसी के द्वारा इनको सभी से इनकी सहमति से इनके भूखंड ले लिए जाएंगे और उसमें आसपास सारी अमेनिटीज और उन तरीके का एक तरीके से उसको विकास किया जाएगा और उसमें वहाँ पर स्कूल भी होंगे और अन्य तरीके की सुविधाएं वहाँ प्रोवाइड कराई जाएंगी। फिर उन्हीं को ही उन लोगों को ही वहाँ पर उसका जो पूरा खर्चा वगैरह निकाल के और उसमें जैसे इनके से इतनी भूमि ली गई है तो इतने एरिए पे उनको घर वापस दे दिया जाएगा। जिससे क्या होता क्या है कि इतने बड़े घर के जो एरिया की उनकी कीमत थी, लेकिन आज वहाँ पर सारी जो अमेनिटीज आ गई हैं, सारी जो सुख सुविधाएं आ गई हैं, उसके कारण से उनकी जो प्राइस है जो इतने पूरे भूखंड की हुआ करती थी वह उतने अगर उनको जो बाद में जो दिया जा रहा है उसमें आधा भी अगर दिया जाए तो उसकी प्राइस जो मार्केट प्राइस से अगर जोड़ा जाए तो वह उस प्राइस से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इससे वहाँ पर भूस्वामियों को भी काफ़ी लाभ होता है और एजेंसी को भी इसके अंतर्गत लाभ होता है, क्योंकि इसमें आसानी से ये लोग, क्योंकि ये अपनी शहरी जो उनकी जगह है उससे वे बिछड़ते नहीं हैं, जिसके कारण से वे आसानी से इस भूमि के लिए एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो इस तरीके के प्रावधान को यहाँ पर लैंड पूलिंग कहा जाता है, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें लैंड पूलिंग के लाभ क्या हैं, तो इसमें भूस्वामियों के लिए लाभ अगर हम बात करें इसमें 3 खंडों में हम देखेंगे कि एक भूस्वामियों के लिए लाभ, एक सरकार के लिए लाभ और एक जो सार्वजनिक निजी उद्यम है उनके लिए लाभ। अगर हम बात करें भूस्वामियों के लिए लाभ की, तो इसके अंतर्गत जो अधिकृत भूमि है उसका जो मूल्य है उनकी जो मूल भूमि थी उसकी तुलना में काफ़ी अधिक हो जाता है। जैसे कि हमने बात की कि उनको जो बाद में जो भूखंड दिया जा रहा है, जैसे इतना उतना भूखंड था उनका और उनमें से अगर बाद में उनको आधा भूखंड दिया जाता है तो वह उसकी जो रेट है वो पहले इतने बड़े भूखंड की रेट से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इससे भूस्वामियों को फ़ायदा होता है। इसके अलावा उसके माध्यम से जो उनको डेवलपमेंट किया जाता है उस समय की जो सोसाइटी का उस एरिया में, तो इसके माध्यम से उन्हें सड़क, अस्पताल, स्कूल, जल आपूर्ति जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उनको प्रोवाइड हो जाती हैं। इसके अलावा जो अनियमित जो भूखंड हुआ करते होते थे पहले, मतलब जो नियमित भूखंडों में भविष्य के लिए उपयुक्त एक संरचना इसके अंतर्गत तैयार की जाती है और जिससे कि मूल जो भूस्वामी है उनको फायदा होता है। और जो मूल जो भूस्वामी होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा संकट ये लैंड एक्विजिशन में यह आता है कि जो मूल भूस्वामी है उनको अपनी जो जगह पे जिसमें वे रहते हैं उससे बिछड़ने का वो रहता है खतरा। तो इसके कारण से एक जो विस्थापित ना होकर वह उस जगह से विस्थापित तो हो नहीं रहे इसके अंतर्गत, तो इसकी जो विस्थापित ना होने की रणनीति के कारण उस स्थान के प्रति उनके लगाव को बनाए रखता है। तो ये जो फायदे हो गए वह उनके भूस्वामियों के लिए फायदे की बात हुई की हमने। अगर हम बात करें सरकार के लिए भी इसके काफ़ी फायदे हैं, क्योंकि इसके तहत सरकार को जो भूमि अधिग्रहण के लिए जो प्रारंभिक व्यय नहीं करना पड़ता, और इसके अलावा क्योंकि उनको स्टार्टिंग में कुछ नहीं देना, उनको एक लैंड बाद में देना है, उनको रहने के लिए उसकी जो बेसिक सुविधाओं वाले एरिया को उनको देना है, तो इसमें प्रारंभिक व्यय नहीं किया जाता सरकार की तरफ, तो ये सरकार का फायदा है। इसके अलावा जो भूस्वामियों के जो अपेक्षाकृत जो कम प्रतिरोध का सामना उनको करना पड़ता है, क्योंकि जो उनका जो लगाव होता है उस भूमि से, तो लैंड एक्विजिशन में सबसे ज़्यादा समस्या उसी के अंतर्गत आती है, तो उनको उससे लगाव बनाए रखा जाता है और बाद में उसी भूमि से उनको जोड़ दिया जाता है। क्योंकि इसके अंतर्गत दृष्टिकोण ये है कि जो विकास परियोजना है उसके अंतर्गत वह व्यक्ति है वह एक निवेशक के रूप में माना जाता है। इसके अलावा जो सामाजिक सरोकार हैं उसको हल करने के लिए जो लोगों के जो कल्याणकारी जो कार्य करने होते हैं सरकार के लिए, तो जो पारंपरिक जो भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया की गति है इसके अंतर्गत वह प्रक्रिया की गति बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें जो भूमि का जो मालिक होता है वह आसानी से तैयार हो जाता है। इसके अलावा जो परिसंपत्ति की जो कीमत है वह बढ़ती है, तो उस परिसंपत्ति की कीमत बढ़ने के कारण सरकार के लिए उच्च कर निर्धारण भी इसमें व्यवस्थित होता है और जिससे कि सरकार को कर का भी लाभ होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके द्वारा जो सार्वजनिक और निजी सहयोग है उसमें भी विश्वास में भी वृद्धि होती है, क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर रहता है तो उसका जो कौशल है उसकी जो दक्षता है इसके अंतर्गत यूज की जाती है। सरकार जो कि उसके जो कल्याणकारी कार्य हैं उससे के संबंध में विकास सुनिश्चित कर पाती है
और भूस्वामी उसमें क्योंकि एक निवेशक के रूप में इसमें जो दृष्टिकोण होता है तो वह विकास से भी लाभान्वित होने के लिए उनको फायदा होता है। इससे उनके बीच में विश्वास में वृद्धि होती है। चूंकि इसमें भूस्वामियों की भागीदारी, इससे भूमि को किसी अन्य उपयोग में परिवर्तन से रोका जा सकता है। क्योंकि अगर जब सरकार किसी भूमि का अधिग्रहण करती है, कोई एजेंसी करती है और किसी के नाम पर वो उस तरीके का भूमि लिया जाता है कि इस पर इस तरीके का डेवलपमेंट किया जाएगा, लेकिन बाद में उस भूमि परिवर्तन करके उस पर और कोई प्रोजेक्ट ला दिया जाता है, तो अगर भूस्वामी जुड़े हुए हैं तो वे कोशिश करेंगे कि जिसके लिए ये प्रोजेक्ट के लिए भूमि ली गई है वही प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत शामिल किया जाए। तो इससे ये जो सार्वजनिक निजी सहयोग और विश्वास में वृद्धि होती है। अगर हम बात करें इस संदर्भ में कुछ चुनौतियां भी विद्यमान है। अगर हम उसकी बात करें तो भूस्वामियों ने जो लैंड पूलिंग के लिए जो उचित सहमति दी है या नहीं, इसका इसमें एक विवाद का विषय रहता है। क्योंकि विकास की जो आवश्यक गति के लिए जो लैंड पूलिंग के अंतर्गत जो एजेंसी रहती है उनकी तरफ से दबाव बनाया जाता है उन लोगों से, तो उसमें ये पता नहीं लगता कि इन लोगों ने अपनी आपसी सहमति से इस तरीके की सहमति दी है या उन पर दबाव डालकर इस सहमति को लिया गया है। इसके अलावा जो काश्तकार, जो किसान, वो खेतिहर है, उन पर एक जो मुआवजा है, जो पुनर्वास की उनकी जो पहुंच है, वह सुनिश्चित करने के लिए इस दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। क्योंकि जो आपके जो खेतिहर, जो भूमिहर हैं, उनके पास भूमि नहीं होती, जिसके कारण से उनको जो क्षतिपूर्ति जो पैकेज है वह भूमिहीनों के लिए अपर्याप्त होता है। इसके अलावा जो लैंड पूलिंग एवं इससे संबंधित जो कानूनी ढांचे हैं उसमें संबंधित जो विसंगतियां हैं वह अधिग्रहण को जटिल बना देती हैं, और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके, जो शहरी क्षेत्र हैं, वहां पर जो लैंड पूलिंग है वह करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसके अलावा जो पुनर्गठित जो भूखंड है उसको कृषि योग्य बनाने में लागत काफी ज्यादा आती है, क्योंकि उसको फिर से डेवलप करना पड़ता है, नए कृषि उपकरणों का उसमें यूज करना पड़ता है, जिसको उसको खरीदने की जरूरत पड़ती है किसानों को, तो उसमें काफी चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ता है। तो ये हमने बात की लैंड पूलिंग से संबंधित चुनौतियों के बारे में। अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष के बारे में, तो भारत में विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए राज्यों द्वारा भूमि अधिग्रहण निरंतर एक मुद्दा बना हुआ है। क्योंकि आपको किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो उसमें आपको लैंड एक्विजिशन की आवश्यकता होती है, जो कि काफ़ी समय बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रोसेस हो जाती है। इसके अलावा इसके कारण जो शहरी विकास जो परियोजना है उसमें विलंब होता है। अगर हम बात करें 2013 के अधिनियम की, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम की, तो इसमें उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता के तहत बनाई गई व्यवस्था के कारण क्योंकि इसमें मुआवजा काफ़ी ज़्यादा और जो पारदर्शिता काफ़ी ज़्यादा इसके अंतर्गत सुनिश्चित की गई है, तो इसके कारण से भूमि अधिग्रहण में और ज़्यादा जटिलताएं बढ़ गई हैं। क्योंकि इसके अंतर्गत आपको सामाजिक प्रभाव सर्वेक्षण कराना पड़ता है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कराना पड़ता है, जिससे वहाँ के लोगों की जो हैं, जो जिनको भी विस्थापित किया जा रहा है, उनकी परमिशन ली जानी पड़ती है। इसके अलावा जो मुआवजे की दर है वह काफ़ी ज़्यादा है। बहुफसली और जो कृषि भूमि के अधिग्रहण पर अधिकतम सीमा इसके अंतर्गत निर्धारित की गई है। इसके अलावा भूस्वामियों की अनिवार्य सहमति, और जो अनुसूचित क्षेत्र में अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर हमें जो ट्राइबल एरिया होते हैं वहाँ पर ग्राम सभा की सहमति इसके अंतर्गत आवश्यक होती है। तो इसके लिए अगर हम बात करें जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो चुनौतियाँ हैं, तो उसके लिए एक लैंड पूलिंग एक अच्छा विकास का माध्यम हो सकता है, तो इसको आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 3 के आपके अर्थव्यवस्था खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 3 का ही आपका अर्थव्यवस्था खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जो पूंजी खाता जो परिवर्तनीयता है इससे आप क्या समझते हैं, यानी कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से आप क्या समझते हैं। भारत के लिए पूंजी खाते की जो पूर्ण परिवर्तनीयता है उसके गुणों एवं उसके दोषों का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। अगर हम बात करें इसके अंतर्गत, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो पूंजी खाता जो परिवर्तनीयता होती है, जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि बिना किसी बाधा के निवेश संबंधित जो लेन देन है उसकी स्वतंत्रता होना। अगर हम इसको सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करें तो जो रुपए है, जो कि हमारी स्थानीय मुद्रा है, उसको विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने की किसी भी तरीके की कोई क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं होना, ये आपकी जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कहलाती है, जिसके अंतर्गत आपके जो पूंजी अंतर प्रवाह है, जो इनफ्लो है और जो आउटफ्लो है, उससे संबंधित मुद्रा का रूपांतरण की इसके अंतर्गत सुरक्षा स्वतंत्रता इसके अंतर्गत होती है, जिसको जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है उसको पूंजीगत संपत्ति उदारीकरण भी कहा जाता है।
अगर हम बात करें वर्तमान में, तो केवल चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है, लेकिन पूंजी खाते के अंतर्गत अभी आंशिक परिवर्तनीयता ही इसके अंतर्गत लागू की गई है, जिसमें आरबीआई का रेगुलेशन लगातार रहता है। अगर हम बात करें जो आपके जो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट की, तो जो कैपिटल अकाउंट जो उसमें आपका करंट अकाउंट होता है, जिसके अंतर्गत आपकी दो वस्तुएं आती हैं, एक तो दृश्य वस्तुएं और एक अदृश्य वस्तुएं, यानी कि विजिबल और इनविजिबल। विजिबल में आपकी जो आपके एक्सपोर्ट हो रहा है वस्तुओं का और जो आपका इंपोर्ट हो रहा है उसके बीच का अंतर इसके अंतर्गत दिया जाता है, जिसको आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो अदृश्य वस्तुएं होती हैं उसमें आपकी सारी जो सेवाएं आ जाती हैं। इसके अलावा जो नेट जो फैक्टर ऑफ जो इनकम होता है, जिसमें कि जो विदेशी यहाँ पर रह रहे हैं वह अपने देश में उस मनी को भेजेंगे। इसके अलावा जो विदेशों में जो भारतीय रह रहे हैं वह भारत में उस तरीके का अपना पैसे को भेजेंगे। तो इनके बीच में जो अंतर होता है वह जो फॉरेन, जिसको आपको कहा जाता है नेट फैक्टर फ्रॉम जो एब्रोड होता है, इनकम फ्रॉम द एब्रोड, तो वह इसके अंतर्गत शामिल होती है, जो भी आपका इनविजिबल होता है। इसके अलावा ट्रांसफर होता है इसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आपको कोई गिफ्ट भेजा है फॉरेन से या इस तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं, तो वह इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं करेंट अकाउंट के अंतर्गत। अगर हम बात करें कैपिटल अकाउंट की, तो कैपिटल अकाउंट में आपके इसके अंतर्गत आपका जो विदेशी निवेश होता है, विदेशी निवेश में आपका एफडीआई भी हो सकता है या आपका एफपीआई हो सकता है, तो वह इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। इसके अलावा बाहर से कोई अगर आप लोन ले रहे हो तो वह इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। साथ ही साथ जो बैंकिंग जो सर्विसेज हैं, जो बैंकिंग जो सेवाएं हैं, वह इसके कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत शामिल होती है। तो अगर हम बात करें जो करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट में जो चालू खाता है उसमें तो पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है, उस पर किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कैपिटल अकाउंट पर कुछ लिमिट सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा इसमें रेगुलेशन इसमें लागू किए जाते हैं। तो अगर हम बात करें, ये हमने बात की पूंजी खाता परिवर्तनीयता के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम पूंजी खाता परिवर्तनीयता को पूरी तरीके से अगर लागू करते हैं तो उससे हमें क्या इसके अंतर्गत लाभ होंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं इससे संबंधित दो समितियां हैं, जिसमें जो तारापुर समिति है इसको ही दो बार गठित किया गया था, जिसमें 1997 में और 2006 में, जिसकी दो रिपोर्टों ने पूर्ण जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की ओर बढ़ने के मार्ग इसने अनुशंसा की है, उसके मार्ग को प्रशस्त किया है। अगर हम बात करें उदारीकरण, जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए जो आपके 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो उसके अंतर्गत जो उदारीकरण की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई उसके बाद से पिछले 3 दशकों में इस तरीके के पूंजी खाते को उदार बनाने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी ये जो प्रयास हैं वे काफ़ी धीमी गति से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें अगर इसके जो गुण क्या होंगे अगर इसको लागू कर दिया जाए, तो अगर पूरी तरीके से कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होगी, तो जिसमें हमने बात की थी कैपिटल अकाउंट के रूप में, जिसमें विदेशी निवेश के अंतर्गत आपका एफडीआई और एफपीआई शामिल थे, तो अगर इस तरीके से अगर ये लागू हो जाएगी तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक लोगों की पहुंच हो जाएगी और विदेशी निवेश को आकर्षित करने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा इससे जो फाइनेंशियल जो इफिशियंसी है, जो वित्तीय दक्षता है, उसमें भी लगातार वृद्धि होगी, क्योंकि एक ओपन जो पूंजी खाता होगा उसमें वित्तीय क्षेत्र को जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में लाने का इसके अंतर्गत प्रयास हो जाएगा, जिसके कारण से वह वित्तीय वैश्विक जो पूंजी खाते हैं उससे जो वित्तीय क्षेत्र हैं उससे compete करेगी, तो जिसके कारण से वह अपने अंदर और ज़्यादा विशेषज्ञता और नवाचार लाने का प्रयास करेगी। तो इससे एक ओपन कंपटीशन होने के कारण ये बढ़ावा देगा इनोवेशन को। इसके अलावा जो भारत के जो घरेलू निवेशक हैं, भारत में जो निवेशक हैं, उनको निवेश के विकल्पों में वृद्धि होगी, क्योंकि वे अपने निवेश एवं उपभोग के निर्णय के लिए वैश्विक बाजारों को भी एक विकल्प के रूप में उपयोग कर पाएंगे और वे विदेशी प्रतिभूतियां में भी, परिसंपत्तियों में भी निवेश को बढ़ा जा सकते हैं। तो उनको जो एक तरीके से कई सारा जो चूज करने का एक विदेशी उन एसेट्स को भी चूज कर सकता है कि वह उसमें निवेश कर सके, तो उनका एक एरिया वाइड होगा। इसके अलावा जो अगर हम बात करें जो निवेश जोखिमों से इसमें बचाव होगा, क्योंकि ये पोर्टफोलियो में विविधता लाने से, क्योंकि इसमें कई सारे अगर पोर्टफोलियो है उसमें से कुछ एसेट्स, कोई निवेशक है उसने कुछ एसेट्स जो कि फॉरेन के हैं उस पर निवेश कर रखा है, तो इस तरीके से इसमें होगा क्या, तो उसका जो पोर्टफोलियो होगा वह एक तरीके से वाइड हो जाएगा। अगर यहाँ के घरेलू निवेशक को घरेलू पोर्टफोलियो के अंतर्गत जो घरेलू जो एसेट्स हैं उसमें अगर नुकसान होता है, लेकिन अगर फॉरेन वाला अगर उसको प्रॉफिट दे रहा है, तो एक तरीके से उसका जो प्रॉफिट है, जो निवेश जोखिम है, वह कम हो जाएगा।
तो ये पोर्टफोलियो में विविधता लाने में विश्व बाजार का उपयोग करने का अवसर लोगों को प्रोवाइड कराता है, जिससे जोखिम कम होगा, संपत्ति के वास्तविक जो मूल्य है उसकी रक्षा इसके अंतर्गत की जा सकेगी। तो ये हमने बात की जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को अगर हम पूरी तरीके से लागू कर दें तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें इससे संबंधित कुछ चुनौतियां भी हैं इसके विरुद्ध में कि पूरी तरीके से इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे हो क्या सकता है कि घरेलू बचत जो हो रही है, जो घरेलू जो लोग हैं वह उसकी जो बचत है उसका बहिर्गमन हो सकता है, वह पूंजी पलायन कर सकती है। क्योंकि अगर किसी भी तरीके की अफवाह फैल गई कि किसी भी तरीके के पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, कोई अनदर तरीके के कोई क्राइसिस हैं, तो उससे जो निवेशक हैं वह अपने पूंजी का पलायन कर सकते हैं। जैसे कि ऐसा देखा गया था 1997-98 के दौरान जब दक्षिण पूर्वी एशियाई जो संकट आया तो इससे कई लोगों का वहां पर पलायन देखने को मिला था, तो वहां से पूंजी पलायित की गई थी, तो जिसके कारण से इस तरीके का खतरा इसके अंतर्गत बना रह सकता है। इसके अलावा इससे कर परिहार का भी खतरा रहेगा, क्योंकि जो घरेलू वित्तीय गतिविधियों, आय और धन पर जो कर लगाने के जो अधिकारियों की क्षमता है उसको ये छीन कर सकती है, क्योंकि उनकी जो क्षमताएं हैं, जो घरेलू अधिकारी हैं उनकी क्षमताएं सीमित हैं, और जो बाहर अगर इसी तरीके का निवेश करते हैं तो उन पर टैक्स लगाने की जो क्षमता होगी उनकी वह छीन हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये एक लागत प्रेरित मुद्रास्फीति को भी बढ़ा सकती है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो अधिकतर जो बाजार प्रेरित जो विनिमय दरें होती हैं, एक्सचेंज जो रेट होती हैं, वह आपकी आधिकारिक तौर पर जैसे कोई आरबीआई अगर तय करे कि इसमें जो आपकी जो विनिमय दर रहेगी वह इतनी होगी, लेकिन जो बाजार प्रेरित जो विनिमय दर होती है, जो एक्सचेंज रेट होती है, वह हमेशा ऐसा देखने को मिला है कि वह ज़्यादा होती है जो रेगुलेटेड विनिमय दर से। तो इसके कारण से जो आयात की कीमत है वह लगातार बढ़ेगी, जिसके कारण से लागत प्रेरित जो कि आपकी कॉस्ट इफेक्टिव जो इन्फ्लेशन है वह इसके अंतर्गत बढ़ने का खतरा रहेगा। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में भी व्यवधान इसके अंतर्गत देखने को मिलता है, क्योंकि देखने को मिल सकता है क्योंकि जो कैपिटल अकाउंट जो कन्वर्टिबिलिटी का अनुचित प्रबंधन अगर किया जाता है तो अगर उसका अनुचित प्रबंधन होने से मुद्रा का डिवैल्यूएशन हो सकता है, जिससे व्यापार एवं पूंजी प्रवाह भी प्रभावित हो सकता है। तो ये हमने बात कर ली कि पूर्ण तरीके से कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के बारे में, विरुद्ध में तर्क के बारे में। अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष की, तो तारापुर समिति ने जो 1997 और जो आपकी 2006 में इसको दो समितियां बनाई गई थी तारापुर के नाम से, तो जो तारापुर समिति ने निर्धारित जो परिवर्तनीयता के लिए कुछ प्री कंडीशंस को इसमें डिफाइन किया है। मतलब अगर आपको कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के बारे में इन्होंने कहा तो है कि पूरी तरीके से कर दिया जाना चाहिए, लेकिन इसको लागू करने से पहले कुछ प्री डिफाइंड शर्तें देश को करना चाहिए, जिसमें आपका जो सकल जो राजकोषीय घाटा है, जो आपका फिस्कल डेफिसिट है, वह 3 या से 5% से कम होना चाहिए। इसके अलावा 3 वर्षों की जो इन्फ्लेशन जो रेट है वो 3 से 5% के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रभावी जो CRR है वह 3% होना चाहिए, और जो ग्रॉस NPA है वह 5% या इससे कम होना चाहिए। तो अगर हम इन पूर्व शर्तों को पारित कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को पूरी तरीके से लागू किया जा सकता है। ये रिकमेंडेशन है तारापुर समिति की। तो इसमें हम जो पूर्व शर्तों को प्राप्त करने के लिए अभी काम किया जाना अभी शेष है, क्योंकि इस तरीके के जो मापदंड हैं वे अभी हम अचीव नहीं कर पाए हैं, और जब हम इनको अचीव कर लेंगे तो इस तरीके की कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि अगर हम इन तरीके के जो मापदंडों को अगर प्राप्त कर लेते हैं, तो जो हमने चुनौतियों के बारे में बात की कि किस तरीके के तर्क हैं कि इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए, तो उन चुनौतियों को हम सामना करने के लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया GS पेपर 3 के अर्थव्यवस्था खंड से। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे, और इसकी जो हैंड रिटन नोट्स की जो PDF है आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। इसके अलावा प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक GS एकेडमी। थैंक यू।